हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल थ्योरम। देखिए, बाइनोमियल का मतलब था बाई मीन टू से टू। अगर हमें यहाँ पर x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन करना है और n हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमने इसका एक्सपेंशन लिखा था एन सी ज़ीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्केयर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म थी एन सी एन एक्स पावर जीरो वाई पावर एन। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बाई मीन टू से टू, यहाँ पे दो नोमियल दो वेरिएबल थे हमारे एक्स और वाई। इस एक्सपेंशन में देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो ये थी एन प्लस वन। एन प्लस वन टर्म्स थी हमारे पास। एक्स की पावर एन से स्टार्ट होके जीरो तक जा रही थी, y की पावर n जीरो से स्टार्ट होके n तक जा रही है, x की पावर n से जीरो और y की जीरो से n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n प्लस वन थी। इसी एक्सपेंशन को ध्यान से समझेंगे तो हम ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल या चाहे कितने भी नोमियल्स के अंदर वेरिएबल दिए जाए उन सब के लिए एक्सपेंशन हम लिख पाएंगे। इसको लिखने के लिए देखिए, ये मैं जो हमारे पास x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन है, इसको अगर समीशन में लिखूं तो x प्लस वाई पावर n, इसको हम समीशन में इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन r फ्रॉम जीरो टू n एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर r। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसमें देखिए समीशन r फ्रॉम जीरो टू n, इस एन सी आर को लिख सकता हूं मैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसको लिख दिया देखिए मैंने, x पावर n माइनस आर वाई पावर r। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ पे जो n माइनस आर है, n माइनस आर, इसे मैं ले लेता हूँ a, और जो r है इसको अगर मैं लिख लूँ b, तो देखिए यहाँ से इन दोनों का जो सम है a प्लस b वो आ जाएगा n। मैंने क्या किया है, ये जो n माइनस आर है इसे a और r को लिखा है b। तो ये जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई पावर n, ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए समेशन n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा a फैक्टोरियल एंड b फैक्टोरियल। यहाँ पे n माइनस आर जो है हमारे पास वो a था और r को b लिखा था, तो ये नीचे बन गया a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल x पावर a एंड y पावर b, ये मिला। इसमें जैसे यहाँ पे समीशन लिखा हुआ था r फ्रॉम जीरो टू n, यानी r की वैल्यू जीरो वन टू थ्री इस तरह से मूव कर रही थी, n तक जा रही थी, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही थी n प्लस वन। एक्स और वाई की जो पावर थी n माइनस आर और y पावर r, हर एक टर्म में इनका जो सम था n माइनस आर प्लस आर, एक्स और y की पावर का सम हर एक टर्म में कांस्टेंट था, वो था n। तो यहाँ पर देखिए जरा, आप समीशन हम यहाँ पे लिख तो रहे हैं मगर समीशन में वेरिएबल कौन है। यहाँ पर तो r वेरिएबल था, r की वैल्यू जीरो से n तक जा रही थी। यहाँ पर कौन है वेरिएबल, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी a और b की। मगर ए और बी दोनों, ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू कुछ भी ले लें बी की वैल्यू कुछ भी लें। ए और बी आपस में कनेक्टेड है इस रिलेशन से। वेरिएबल तो ए और बी दोनों हैं मगर इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के। आप ए और बी की वैल्यू इसी तरह से चूज कर सकते हो कि उनका सम एन रहे। तो यहाँ पे समीशन में हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। अब इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू एन है, तो अगर इसमें अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी। हम चाहते हैं a प्लस बी की वैल्यू n रहे, तो a की वैल्यू जीरो लोगे, b की वैल्यू n, तो a प्लस बी अपना n रहेगा सेम। अगर a की वैल्यू वन, b की वैल्यू n माइनस वन लूंगा तो भी a प्लस बी n रहेगा। इसी तरह से चलते जाएं, लास्ट में a की वैल्यू n और b की वैल्यू जीरो लूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही आएंगी। देखिए जीरो से लेके n तक जा रहे हो, n प्लस वन टर्म्स। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम को लिखने का एक तरीका है, सेकंड वे। इस सेकंड वे को समझ गए हो तो इससे हम ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल या मल्टीनोमियल को लिख सकते हैं। क्या मतलब है अब इसमें, अगर इसको मैं देखिए यहाँ पे लिखूं x प्लस वाई पावर n,
ये है हमारा समीशन n फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल एंड b फैक्टोरियल और x पावर a y पावर b, और समीशन में यहाँ पर लिखा हमने a प्लस बी इज इक्वल टू एन। ए और बी की वैल्यू लेनी है हमने 0 1 2 3 इस तरह से। ए और बी जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर यूनियन 0 या कह सकते हो होल नंबर्स है, ठीक है। अब आप इसमें एन की ए और बी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो आपको इस एक्सपेंशन की टर्म्स मिलती जाएगी। अब अगर इसी को देख के हम ट्राइनोमियल लिखना चाहें तो बिल्कुल सेम वे से हम ट्राइनोमियल लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड पावर n। अब इसमें 3 वेरिएबल है इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं। ये होगा हमारा समीशन, देखिए n फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। 3 वेरिएबल है तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर a, y पावर b और z पावर c। अब ए बी सी भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर जो एक्सपेंशन था उसमें हर एक टर्म में जो x और y की जो पावर थी उनका सम सिंपल जो था कांस्टेंट था, n के इक्वल था। यहाँ पर x, y और z की जो पावर्स है इनका सम कांस्टेंट रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n। आप ए बी सी की वैल्यू इस तरह से चूज कर सकते हो कि इन तीनों का सम n रहना चाहिए। तो ये हमारा ट्राइनोमियल लिखने का तरीका। अब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ये थी n प्लस वन। अगर हम बाइनोमियल की बात कर रहे थे तो हमने देखा नंबर ऑफ टर्म थी n प्लस वन। अब अगर इसमें बाइनोमियल की बजाय ट्राइनोमियल में देखना चाहे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे तो चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। अब हम a b c की वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं कि तीनों का जो सम है a प्लस बी प्लस सी एन रहे। तो a प्लस बी प्लस सी हम n चाहते हैं तो कितनी टर्म्स ले सकते हैं, चलिए ये डिसाइड करते हैं। हम इसके लिए काम करते हैं, देखिए हम c की वैल्यू चूज करें अगर 0 तो इसका मतलब हमें a और b इन दोनों को इस तरह से चूज करना पड़ेगा कि इनका सम n रहे। अब देखो a प्लस बी अगर n रहेगा तो भी हमने देखा, पिछला पेज पे चल के दिखा देता हूं आपको। अगर a प्लस बी हम चाहते थे n रहे तो a और b की वैल्यू देखिए n प्लस वन वे से चूज कर सकते थे, 0n 1n माइनस वन 2n n माइनस टू एंड लास्ट में n एंड 0। तो अब यही कहानी अगर इसमें अप्लाई करें, अगर हम c को 0 ले लें तो हम a और b की वैल्यू चूज करने की सोचे तो कितनी चॉइसेस होंगी। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें c 0 लूंगा, मैं c की वैल्यू 0 रखूंगा और a और b को चूज करूंगा तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू n, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू n माइनस वन। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मिलेंगी हमें n प्लस वन। n प्लस वन तो वो टर्म्स मिलेंगी जिसमें c 0 होगा। अब अगर मैं c को ले लेता हूँ 1 तो अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम n है। मैंने अगर c को 0 n 1 लिया तो इसका मतलब अब हमारा a प्लस बी जो है उन दोनों का सम होना चाहिए n माइनस वन। अब अगर आप सोचें कि कितनी टर्म्स आएंगी इसमें तो देखिए a प्लस बी हम n माइनस वन चाहते हैं तो हम a की वैल्यू और b की वैल्यू चूज कर सकते हैं n वे से, 0 एंड n माइनस वन, 1 एंड n माइनस टू, 2 एंड n माइनस थ्री और लास्ट में n माइनस वन ए की वैल्यू और b की वैल्यू 0। तो 0 से n माइनस वन तक देखो इसमें n टर्म्स आएंगी। तो c को 1 लेने पर a और b की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसमें हमें उस c जो है वो 1 लेने पर n टर्म्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं c को 2 लेता हूँ तो a प्लस बी की वैल्यू लेनी होगी मुझे n माइनस टू। तो इस केस में हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी n माइनस वन। इसी पैटर्न पे चलते जाएं, लास्ट में हमें c की वैल्यू लेनी पड़ी है अगर n, मैक्सिमम c की वैल्यू मैं ले सकता हूं n। तो उस केस में मुझे a प्लस बी को लेना पड़ेगा 0। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टर्म मिलेगी a और b दोनों को 0 ही लेना पड़ेगा एक टर्म। आप इससे ऊपर एक टर्म और चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो। अगर हमें यहाँ पर ये तो था लास्ट वाले में तो मैंने लिया c इज इक्वल टू n,
अगर आप c की वैल्यू n-1 लेते हैं तो a प्लस b की वैल्यू 1 होगी। तो इसके देखिए दो केस होंगे, a को 0 और b को 1, a 1 और b 0, दैट इज 2 केसेस। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से इस एक्सपेंशन में फाइंड आउट करना चाहें तो कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई प्लस जेड पावर n। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म देखें तो यहाँ से देखिए इन सभी टर्म्स का सम करेंगे। ये जो हमारे पास है 1 2, इससे ऊपर 3, फिर लास्ट में कहाँ तक जाएगा? n+1 तक। तो अगर हमें इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो हम बता सकते हैं 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n+1। एक टर्म वो आएगी जिसमें c की जो पावर c की वैल्यू n होगी। दो टर्म्स वो आएंगी जिसमें c की वैल्यू n-1 होगी। इसी तरह से जब c की वैल्यू 0 होगी उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगी। तो ये देखिए आप ये एक AP है और इसमें नंबर ऑफ टर्म n+1 है। तो आप इसके सम का फार्मूला लगा सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा n+1/2 इंटू a प्लस l, दैट इज n+2। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला आ गया, किसके लिए? ट्राइनोमियल के लिए। अगर x प्लस वाई प्लस जेड पावर n में पूछा जाए कितनी टर्म है तो इसके लिए फार्मूला आ गया n+1 इंटू n+2/2, या इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। इसी तरह से आप पावर 4 होगी तो सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के लिए भी लिख सकते हो। अब इसमें एक पैटर्न भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमारे पास बाइनोमियल था तो इसमें नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला था हमारा n+1। इस n+1 को देखिए लिख सकता हूं मैं n+1 c1, और ये जो आ रहा है इसको देखो, इसको लिखा जा सकता है n+2 c2। ठीक है, n+1 c1 n+2 c2, ये ट्राइनोमियल के लिए हो गया। अब अगर इसी को आप आगे बढ़ा के लिखना चाहें, देखिए हमने अगर बाइनोमियल लिखा x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन n नेचुरल नंबर है, तो ये था हमारे पास समीशन n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल x पावर a y पावर b, और इसमें जो a और b इस तरह से मूव करेंगे कि a और b का सम n रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसके लिए फार्मूला था हमारा नंबर ऑफ टर्म के लिए n+1, या जिसको हमने लिखा n+1 c1। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, तो हमारे पास एक्सपेंशन होगा लिखने के लिए n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, x पावर a y पावर b z पावर c। अगर इसमें a और b और c आपस में कनेक्टेड होंगे और वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे कि इनका सम n रहेगा। और इसमें अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये बाइनोमियल के लिए था। ट्राइनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला मिला n+2 c2। ठीक है, ये बाइनोमियल के लिए लिखा था। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल के लिए हो गया। इसी तरह से टेट्रानोमियल की बात करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पावर n हो अगर, तो इसको लिख सकते हैं समीशन n फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल। यहाँ पर x की पावर a, y पावर b, z पावर c एंड w पावर d, और a b c d आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगे, प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू n होगा। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो बननी चाहिए, इसी पैटर्न को आगे बढ़ा के समझो तो n+3 ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला आ जाएगा। मगर आपको बताओ ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये वेरिएबल तीनों या चारों डिफरेंट हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये जो टर्म्स हैं एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल डिफरेंट है। देखिए अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट ना दे के दे दिया जाए 2x - 5 प्लस 3x कुछ इस तरह से दे दिया जाए पावर n या पावर 10,
अगर आप इसमें सोचें कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n+2c2 यानी कि 12c2 होंगी, तो ये गलत है। 12c2 का मतलब 12 इंटू 11/2 विच इज 66 होता है, तो इसमें 66 टर्म्स नहीं आएंगी। ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे लगा के आंसर इसमें नंबर ऑफ टर्म 66 देते हैं तो गलत होगा। कारण क्या है, गलत क्यों होगा? देखिए, जब आप इसमें एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो 10 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल होगा, और a प्लस b प्लस c का सम जो है वो 10 के इक्वल रहेगा। 2x की पावर a माइनस 5 की पावर b और 3x² की पावर होगी c। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब आप a की वैल्यू सपोज कीजिए 10 लेते हैं, a की वैल्यू 10 लेते हैं और b की वैल्यू 0 लेते हैं और c की वैल्यू लेते हैं कितनी, बाकी बच गई 10। अगर मैं a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 10 नहीं, सॉरी ये गलत लिख रही है, c की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि a प्लस b प्लस c 10 है। तो ये एक सेट ऑफ वैल्यू रखने पर आपको देखिए इसमें x पावर 10 मिलेगा। अगर आप इस सेक्स जो टर्म को देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे टर्म्स तो बहुत सारी आएंगी, मगर जब आप एक ऐसी टर्म ले रहे होंगे जिसमें आपने a को 10, b को 0 और c को भी 0 रखा, तो उसमें आपको टर्म को देखिए x की पावर 10 मिलेगा उस टर्म में, बाकी उसके साथ भी कुछ होगा मगर वो x पावर 10 वाली टर्म होगी। इसी तरह से देखो, अगर मैं a को 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू भी 5 ले लेता हूँ, ये भी एक टर्म होगी इस एक्सपेंशन में। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 5 लेने पर भी देखो आपको x पावर 10 वाली टर्म ही मिलेगी, उस टर्म में भी x पावर 10 ही होगा। तो ये जो दो टर्म होंगी जिसमें x पावर 10 आपको मिलेगा, ये दो टर्म अलग अलग नहीं काउंट होंगी, ये इकट्ठी करके लिखनी पड़ेंगी हमें। तो मतलब उस केस में जो सेम पावर वाली टर्म है, जैसे x पावर 10 वाली और भी कई जगह मिलेंगी, वो जो x की पावर, मान लो मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, a की वैल्यू 6 लेता हूँ, b की वैल्यू है जो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे c की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू भी 2 ले लेते हैं। अब देखो a पावर 6 लेने पर यहाँ से x पावर 6, b की वैल्यू 2 लेने पर यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे c की वैल्यू 2 लेने पर x पावर 4, इसमें फिर x पावर 10 मिलेगा। तो इस तरह से x पावर 10 वाली टर्म्स हमें कई जगह पे मिलेंगी, तो वो अलग अलग काउंट नहीं होंगी, उसको हमें इकट्ठा करके एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो n+2c2 होंगी, ये फार्मूला यहाँ गलत है। ये फार्मूला तभी लगेगा जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, एक x है, एक में y है, एक में z है। अगर वेरिएबल दो भी सिमिलर हो जाते हैं, तीसरा भी डिफरेंट है, तो भी ये फार्मूला काम नहीं करेगा नंबर ऑफ टर्म्स वाला। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसका यूज करके कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये एग्जांपल, चलिए एक नेक्स्ट है हमारा, ये सिंपल सा एग्जांपल है। हमें बोला है कि इस एक्सपेंशन के अंदर 2x माइनस 3y प्लस 4z पावर 20, इसमें कहा है कि इस x की पर्टिकुलर इस x क्यूब वाई स्क्वायर और z पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट करो, या ये कहा जा सकता है वो टर्म फाइंड आउट करो जिसमें x पावर 3 y पावर 2 z पावर 5 होगा, या वो टर्म फाइंड आउट करो जिसमें x पावर 4 y पावर 5 z पावर 3 होगा। तो अगर हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमेशा जब भी मल्टीनोमियल आपको मिलता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढनी है, हमेशा उसको सबसे पहले समीशन की फॉर्म में यानी जर्नल फॉर्म में उसको लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी यहाँ पर छोटी सी मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पर पावर 10 है, इसको सही कर देता हूँ भाई। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर थी पावर 10 थी, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 लिख ली है, चलिए सही कर देता हूँ। यहाँ पे है पावर 10। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं एक्सपेंशन को खोलूं तो क्या लिखाएंगे इस एक्सपेंशन को, 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल।
x की जगह पर है 2x, तो 2x पावर a -3y पावर b, साइन भी साथ में ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और ए बी सी इंडिपेंडेंट नहीं है, ए बी सी इस तरह से कि उनका सम होना चाहिए 10। अब देखिए, अगर आपको ये फर्स्ट वाली टर्म ढूंढनी है जिसमें मुझे x पावर 5 चाहिए, y पावर 2 चाहिए और z पावर चाहिए 5, तो हमें सोचना होगा हम ए बी सी की वैल्यू कौन सी चूज करें जिससे ये x की, y की और z की पर्टिकुलर पावर हमें मिल जाए। तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ दिखाई दे रहा है x पावर a है और हम x पावर 5 चाहते हैं, इसका मतलब a की वैल्यू हमें 5 लेनी चाहिए, b की वैल्यू हमें 2 चूज करनी चाहिए क्योंकि y पावर 2 चाहते हैं, और z की पावर हमें चाहिए 5, और यहाँ पर z की पावर c है, सॉरी यहाँ 3। हम चाहते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड जेड पावर 5। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू लेनी चाहिए 5। तो ये ए बी सी की वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड की पावर वाली टर्म्स मिलेंगी। अब मगर ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है क्या हम ले सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। अगर हम ए बी और सी की ये तीन वैल्यूज लेना चाहते हैं तो ये यहाँ से चेक होगा कि हम इनको ले सकते हैं या नहीं। अगर इन तीनों का सम 10 है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो हम ये सेट ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। जब ये सेट ऑफ वैल्यूज हम लेंगे तो समीशन नहीं लिखना है, अगर मुझे सिर्फ इसका कोफिशिएंट चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर टर्म ही आएगी इसमें, जिसमें x की पावर 3, y पावर 2 और z पावर 5 होगा। और वो जो पर्टिकुलर टर्म होगी उसके लिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 है। तो वो टर्म ढूंढनी है या उसका कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, y पावर 2 एंड z पावर 5 लिखना है। तो बस आप a b और c की वैल्यू इस जो जर्नल टर्म है इसमें लिख दीजिए, बस समीशन नहीं लिखना है, समीशन छोड़ देना है। तो आंसर होगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 2x पावर a, तो 2 की पावर हो जाएगा a का मतलब 3, -3y पावर था कितना 2, और 4z पावर था कितना 5। इसके साथ x पावर 2 y पावर x पावर 3 y पावर 2 और z पावर 5 भी मिलेगा अगर हमें टर्म ढूंढनी है। मगर हमें सिर्फ कोफिशिएंट ढूंढना है, तो ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक्स की किसी एक्स वाई जेड की किसी पर्टिकुलर पावर वाली टर्म या उसका कोफिशिएंट ढूंढ सकते हैं। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करें। इसके सेकंड पार्ट में हमें चाहिए x पावर 4 y पावर 3 इसका कोफिशिएंट। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। 2x माइनस 3y प्लस 4z पावर 10 था, और हमने इसको समीशन के रूप में लिखा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल है, और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू है हमारा 10। यहाँ पर ये जर्नल टर्म थी इसकी 2x पावर a -3y पावर b और 4z पावर c। अब नेक्स्ट जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें देखिए हमें कोफिशिएंट चाहिए x पावर 4 y पावर 5 z पावर 3, x पावर 4 y पावर 5 एंड z पावर 3, ये हमें चाहिए। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा हम a b c की वैल्यू क्या ले सकते हैं। तो देखिए a की जो वैल्यू है हमारे पास, वो यहाँ पे हम चाहते हैं कि x पावर 4 बने तो a की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि y पावर 5 बने, तो यहाँ से सोचिए b की वैल्यू क्या लेने से y पावर 5 आएगा, तो सिंपल है 5, और c की पावर 3 लेने से z पावर 3 मिलेगा। हम ये चाहते हैं x पावर 4 y पावर 5 और z पावर 3 बने, तो हमें a b c का ये सेट ऑफ वैल्यूज चूज करना पड़ेगा। बट अगर मैं ये सेट ऑफ वैल्यूज ए बी सी का लेता हूं तो हमें सोचना पड़ेगा क्या ये सेट ऑफ वैल्यू मैं ले सकता हूं। चेक करने का सिंपल सा ये तरीका है भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 10 के इक्वल आ रहा है तो हाँ ले सकते हो, नहीं आ रहा तो नहीं ले सकते।
इस केस में देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास है 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 आ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 10 नहीं आ रही है। इसका मतलब हुआ ये सेट ऑफ वैल्यूज हम यहाँ पे इस एक्सपेंशन के अंदर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते का मतलब ये हुआ कि x पावर 4 y पावर 5 z पावर 3 वाली जो टर्म है वो हमें नहीं मिलेगी, वो इस एक्सपेंशन में नहीं मिलेगी। का मतलब हुआ अगर हमसे कोफिशिएंट पूछा जाए ऑफ x पावर 4 y पावर 5 एंड z पावर 3 का, अगर ये टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो माना जाएगा। अगर कोई टर्म किसी एक्सपेंशन में नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो है। तो इस तरह से हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 y पावर 5 z पावर 3 को जीरो बताएंगे। अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज हमें ऐसा मिलता है जिसमें a प्लस बी प्लस सी 10 है तो हम वो सेट ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। मगर ये भी ध्यान रखना है कि a b c जो हमारे पास है वो क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो यानी कि होल नंबर्स। आप a b c की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, a प्लस बी प्लस सी एन होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रखनी है। जिन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये दोनों बातें सही हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज एक्सेप्टेबल होगा, दूसरा नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी ये पावर है ऊपर इसमें 10 है। हमें यहाँ पर एक्सपेंशन दिया है 2xy माइनस 3yz प्लस 4zx पावर 10। थोड़ा सा चेंज किया है अंदर, पहले सिंपल 2x माइनस 3y प्लस 4z था, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ 2xy माइनस 3yz प्लस 4zx दे दिए गए हैं। और उसी तरह से xyz की पर्टिकुलर पावर वाली टर्म में हमें कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट बता देंगे, अगर वो पूरी टर्म पूछी है तो टर्म भी बता देंगे। ऐसे केस में करने के लिए आपको बताया तरीका सिंपल है। सबसे पहला काम 2xy माइनस 3yz प्लस 4zx पावर 10 है, इसको समीशन की फॉर्म में लिखो। सबसे पहले तो समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। तीन टर्म्स है। पहली टर्म है 2xy, इसकी पावर a माइनस 3yz पावर c एंड 4zx पावर यहाँ p और ये c। और ए बी सी के लिए वही सेम कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए 10। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे हमें कोई एक्स वाई जेड की पर्टिकुलर पावर वाली टर्म चाहिए, मगर यहाँ पर x अलग अलग पड़ा है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, y भी दो जगह दिखाई दे रहा है, z भी दो जगह दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसे थोड़ा सा समेटो, x को एक जगह करो, y को भी और z को भी। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, 10 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, ये एज इट इज 2 पावर a 3 पावर माइनस 3 पावर b और 4 पावर c, ये एज इट इज। अब देखिए x की जो पावर है यहां से मिलेगी a और यहां से c, तो a प्लस सी एक्स की पावर मिलेगी, y की पावर मिलेगी a प्लस b और z की पावर मिलेगी b प्लस सी। तो ये इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये x को जितनी भी x की पावर थी वो एक जगह इकट्ठी कर ली है। अब चलिए अपने चलते हैं x पावर 7 y पावर 5 z पावर 8 के ऊपर। तो चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। देखिए हमें क्या ढूंढना है, x पावर 7 y पावर 5 z पावर 8, x पावर 7 y पावर 5 एंड z पावर 8। तो हमें x पावर 7 y पावर 5 z पावर 8 ढूंढना है। तो हमें ये सोचना होगा कि x की पावर क्या है और वो 7 कैसे बन सकती है। x की पावर देखिए यहाँ पर थी a प्लस सी, तो हम चाहते हैं कि x पावर 7 आए, तो इसका मतलब a प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए 7। y की पावर है a प्लस बी और हम चाहते हैं y पावर 5 आए,
तो इसका मतलब a प्लस बी होना चाहिए 5। सिमिलरली b प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए 8। तो ये जो हम पर्टिकुलर टर्म चाहते हैं उसके लिए ये एक्स वाई जेड की जो पावर है वो इस तरह से होनी चाहिए। चलो इसको यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं a प्लस सी जो है हमारा, जो x की पावर था वो 7 हो, y की पावर थी a प्लस बी वो 5 हो, और z की पावर थी b प्लस सी वो होनी चाहिए 8। तो हम a b c की वैल्यू देखिए इस तरह से चुनेंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये सेट ऑफ ए बी सी जो यहाँ से मिलेगा वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 प्लस 5 12 प्लस 8 20। दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। तो ये देखिए ये तो सही आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी हमारा 10 होना चाहिए था। ये देखिए कंडीशन, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ तक तो सही है। अब अगर मैं a प्लस यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू रख दूं, देखिए b प्लस सी हमारा 8 है, तो b प्लस सी की वैल्यू मैं 8 रखूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर a की वैल्यू मिल रही है 2। सिमिलरली a प्लस सी को 7 रख दें, तो a प्लस सी को 7 रखने पर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 3, और c की वैल्यू इसी तरह से मिल रही है 5। तो ये हमारा a b c हमें मिल रहा है जो हमें इस टर्म को बना के देगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये टर्म फाइंड आउट करनी है, ये इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, y पावर 5 एंड z पावर 8, ये अगर हमें चाहिए तो ये सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पे रखना है। देखिए ये जो हमारे पास था इस एक्सपेंशन की वैल्यू, इसमें ये जो a b c की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर की है इसी एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, वो यहाँ पे रख देते हैं। मगर सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए और सिर्फ एक टर्म आएगी, तो यहाँ पे आप ये जो एक्स वाई जेड वाली टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट चाह रहे हैं। तो सिर्फ इतना रखना है, समीशन छोड़ देना है, ये एक्स वाई जेड वाली टर्म छोड़ दो, इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दो जो भी हमने फाइंड आउट की है। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल 2 पावर a, और यहाँ पे -3 पावर b था, और यहाँ पे 4 पावर c था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का।